एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम करेंगे अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो भी फुल डिटेल में और कम से कम टाइम के साथ। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो पीडीएफ है इसके अंदर आपको सारे नोट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू सब मिलेंगे। कंबाइंड पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके फॉलो करना, सारे सब्जेक्ट के नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड सेकेंडली, आप मुझे, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, रिप्लाई, एंड वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स बिगिन अ चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप विदाउट एनी देरी। एंड यहाँ पर देखो, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, जर्मनी इटली कैसे बने, विजुअलाइजिंग द नेशन, एंड नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। अच्छा, ये जो नोट्स हैं वो मैंने इस टाइप से बनाए कि इसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स है, तो उससे आपको क्या होगा, अच्छे से याद करने में हेल्प होगा, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा देख लेना, इसमें मैंने इसलिए ऐसे लिखा है ताकि वो अच्छे से याद हो जाए। नाउ व्हाट इज़ नेशनलिज्म, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, देश प्रेम की भावना, यानी कि अपने देश के लिए प्यार। अब जैसे आपको कई लोग बोलेंगे कि इंडिया से बाहर चले जाओ, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप कहते हो नहीं, मैं इंडिया में ही रहूँगा, वहीं से मैंने पढ़ाई की है और यहीं पर मैं कुछ अच्छा इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूँगा। तो ये हो गया देश प्रेम की भावना, है ना। अब यूरोप के अंदर देश प्रेम कैसे आया, है ना। अब यूरोप जो है बहुत मेसी हो रखा था, उबड़ खाबड़ सा हो रखा था। जैसे मान लो हमारे इंडिया में पंजाब स्टेट है, तो मोस्टली वहाँ पर लोग जो है वो पंजाबी लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, मतलब पंजाब की आइडेंटिटी रखते हैं। और हरियाणा है, वहाँ पे सब हरियाणवी बोली ही बोलते हैं, ठीक है। वैसे यूरोप में क्या हुआ कि एक ही स्टेट में अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस बोली जा रही है, तो लोगों के अंदर कॉमन बॉन्डिंग नहीं बन पा रही, बिलोंगिंगनेस फील नहीं कर पा रहे, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, वो भी एक स्टेट के अंदर ही। कुछ जर्मन बोल रहे हैं, कुछ फ्रेंच बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें एक नेशन स्टेट चाहिए, यानी कि जर्मन जो है वो जर्मनी में रहे, फ्रेंच जो है वो फ्रांस में रहे, स्पेनिश जो बोलते हैं वो स्पेन में रहे, इस तरीके से। तो इसलिए यूरोप में नेशनलिज्म की जो भावना है वो आने लग गई थी, ठीक है। नाउ हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब यहाँ जो है सबसे पहला एग्जाम्पल हमें यूरोप में नेशनलिज्म की भावना को देखने का मिला था जब हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता है, जैसे आपने बहुत सारे ट्रैवल शोज़ में भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि यूरोप में जो है ना मोस्टली किंग एंड क्वीन रूल करते हैं, मोनार्की है वहाँ पे, ठीक है। तो लोग चाहते थे, पीपल वांट, कि ये किंग रूल हट के, यानी कि कोई एक इंसान हमें रूल ना करे, लोगों का रूल आना चाहिए, यानी डेमोक्रेसी आनी चाहिए, यानी कि लोग अपने हिसाब से चुने कि उन्हें कौन सा लीडर चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में यही था कि पीपल की यही डिज़ायर थी, वांट थी कि मोनार्की से हट के डेमोक्रेसी आ जाए, ठीक है। अब डेमोक्रेसी आ भी गई, है ना। क्या हुआ, 1789 में मोनार्की जो है वो डेमोक्रेसी पे शिफ्ट हो गई थी यूरोप में फाइनली। ये नेशनलिज्म इन यूरोप का एग्जाम्पल है, देश प्रेम की भावना से ही मोनार्की से हट के डेमोक्रेसी आ गई थी। फ्लैग जो है वो न्यू ट्राई कलर फ्लैग हो गया था, जैसे हमारे इंडिया में भी ट्राई कलर है ना, वैसे ही उनका न्यू फ्लैग जो है वो ट्राई कलर का हो गया था। नेशनल लैंग्वेज उनकी फ्रेंच हो गई थी, क्योंकि बेसिकली ये सारा काम जो है नेशनलिज्म की भावना जो है वो फ्रांस से ही स्टार्ट हुई थी, तो नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच हो गई थी। नया नेशनल एंथम आ गया था, नए ओथ्स आ गए थे, और उसके बाद जो कॉमन पीपल हैं, जो कॉमन लोग हैं, वो अपने लीडर को चुन सकते थे। और उसके बाद एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ। ये कैसा सिस्टम है कि सब के सब लॉ के पीछे इक्वल हैं। जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाते हुए प्रोडक्ट्स जैसे हम भेजते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, तो बहुत सारा टैक्स लगता था ट्रेड पे, ठीक है। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, जैसे फ्रांस है, फ्रांस के अंदर भी बहुत सारी स्टेट्स होंगी ना, तो उन एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने में बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी। तो प्रोड्यूसर्स को क्या प्रॉफिट होगा, तो वो एबॉलिश हो गई थी। फ्रेंच आर्मीज़ जो थी, उन्होंने नेशनलिज्म की जो भावनाएं थी, जो आइडिया था कि तुम भी अपनी नेशन स्टेट मांगो, वो पूरे यूरोप में फैलाई, ठीक है। अब ये जो डेमोक्रेसी है वो अच्छी बात है कि हो गई थी, मोनार्की से डेमोक्रेसी शिफ्ट हो गई थी, कौन से ईयर में, 1789 में। लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए थी, क्योंकि अब नेपोलियन की एंट्री हो जाती है। अब ये नेपोलियन कौन था, जैसे 1789 में डेमोक्रेसी थी, ठीक उसके 10 साल बाद नेपोलियन आ गया था 1799 में, और उसने रूल किया था 1815 तक, मतलब 16 साल, ठीक है। उसने पूरा यूरोप को रूल किया था। तो जैसे डेमोक्रेसी थी 1789 में, तो अब मोनार्की उसने दोबारा से सेटअप कर दी थी।
अब नेपोलियन जो अपना खुद का कोड लेके आया, अपने खुद के रूल्स लेके आया, जिसको आप सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोल सकते हो या फिर नेपोलियन कोड भी बोल सकते हो, है ना। नेपोलियन पावर में आया तो ना तो ज़्यादा अच्छा था और ना ही ज़्यादा बुरा था, ठीक है। अब जो नेपोलियन अपना कोड लेके आया था, यानी कि सिविल कोड 1804 वाला, यानी कि 1804 में आया था, उसके अच्छे पॉइंट्स क्या थे। एक तो फ्यूडल सिस्टम नहीं था। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है कि जैसे जो ज़मींदार होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ज़मीन पर पीजेंट्स जो है वो काम करते, तो फ्यूडल सिस्टम वो होता है वो बंद करा दिया था सिविल कोड वगैरह ने, ठीक है। उसके बाद जो सोसाइटी का डिवीजन था कि नोबल्स अलग है, जो रिच क्लास है, पीजेंट्स अलग हैं, मिडिल मैन अलग हैं, तो वो डिवीजन ऑफ सोसाइटी उसने बंद करवा दिया था। एक होती है बंधवा मजदूरी, कि हम किसी के अंडर प्रेशर में आके मजदूरी कर रहे हैं, उसको हम सर्फडम बोलते हैं, वो भी बंद करा दिया था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा करा दिया था। जो ट्रेड बैरियर्स मैं आपको बता रही हूँ कि स्टेट के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने में या फिर स्टेट टू स्टेट चेंज करने में हमें ट्रेड बैरियर्स होते थे, वो पे करने पड़ते थे, वो इम्प्रूव हो गए। अच्छा, यूरोप में पहले एक अच्छे से मेजरिंग यूनिट नहीं थी, ठीक है, कि ये कितनी क्वांटिटी है, ये कितनी क्वांटिटी है, तो वो जो है एक प्रॉपर मेजर यूनिट सेटअप करी नेपोलियन ने, ताकि ट्रेडर्स को लॉस ना हो। लॉ के पीछे सब इक्वल हैं और बर्थ प्रिविलेज किसी को भी नहीं मिलेगा कि ये रॉयल फैमिली में तो इसको रॉयल ट्रीटमेंट मिलेगा, ये कभी जेल नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब हर एक चीज़ के एडवांटेज थोड़े ना होते, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो जो सिविल कोड 1804 था उसके कुछ बैड पॉइंट्स भी थे। जैसे किंग चाहते थे, जो नेपोलियन थे, कि वो ये चाहते थे कि हमेशा मेरे बारे में अच्छा अच्छा ही छपे, नहीं तो जो बुरा छापेगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये सेंसरशिप थी। वुमेन को कोई भी वोटिंग राइट नहीं था और वुमेन का कोई भी हिस्सा फैमिली प्रॉपर्टी में नहीं था, और हर एक इंसान को, हर एक मतलब फैमिली में से एक ना एक इंसान को आर्मी में ज्वाइन होना कंपलसरी था। अब नेपोलियन चाहता था कि मैं अपनी ये आर्मी को एक्सपैंड भी करूं, और वो चाहता था या तो कंट्री खुद आके सरेंडर कर दे, नहीं तो मैं उन पे हमला कर करके कब्जा कर लूँगा, ठीक है। अब नेपोलियन भी ज़्यादा लंबे टाइम तक टिका नहीं। 1815 में क्या हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू हो गई। अब ये बैटल किस किस के बीच में हुई, ऑब्वियसली एक नेपोलियन के बीच में और एक प्राग के बीच में। प्राग क्या थी, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, प्राग के बीच में और नेपोलियन के बीच में लड़ाई हो गई 1815 में, और जीता कौन, प्राग जीता, ठीक है। बैटल के बाद एक ट्रीटी साइन होती है, एक डॉक्यूमेंट साइन होता है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ वियना। उसमें क्या लिखा होता है कि यूरोप का भाई हम सेटलमेंट करेंगे, ठीक है, और ये प्राग ने ही साइन किया था, और नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस लाए थे हम उसको रिवर्स करेंगे, मतलब सिविल कोड कंडक्ट जो था वो हम चेंज करेंगे। और नेशन स्टेट नहीं था यूरोप, इसलिए कोई भी कॉमन बिलोंगिंगनेस नहीं थी, इसलिए यूरोप का सेटलमेंट जो है वो होगा। नाउ टॉपिक नंबर 2 है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में जो है वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा सेटअप होने लग गई थी। तो इंडस्ट्रीज़ होंगी तो अमीर भी होंगे, उनके अंदर काम करने वाले लोग भी होंगे और एक एजुकेटेड लोग भी होंगे, ठीक है। बिजनेस वाले भी होते हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले भी होते हैं, और वर्कर्स भी होते हैं। तो 3 टाइप की क्लासेस बनी थी। एक अरिस्टोक्रेसी, जो बहुत ही ज़्यादा रिच थे, उनको हम एलाइट्स भी बोलते हैं, और ये कम पॉपुलेशन में थी, ठीक है। और एक बात कब की हो रही है, 1750 की, है ना। नेक्स्ट होता है पीजेंट। पीजेंट कौन होते हैं, वर्कर्स बेसिकली। वो बहुत ज़्यादा नंबर में थे, मेजॉरिटी में थे, और वो एरिस्टोक्रेसी के लिए काम करते थे। और एक होते हैं मिडिल मैन, जो एजुकेटेड होते हैं, जैसे बिजनेसमैन, डॉक्टर्स एंड क्लर्क, ठीक है। अब यूरोप में बहुत सारे एम्पायर थे 18th सेंचुरी में, सबकी अलग भाषा थी, लोगों को बात करने में प्रॉब्लम फेस होती थी, मतलब हर एक जगह लैंग्वेज बैरियर था, ठीक है। तो वो जो है नेशन स्टेट चाहते थे ताकि उनको बिलोंगिंगनेस फील हो। अब मान लो यहाँ पर एक स्टेट है इंडिया में ही, उसमें अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते, तो कैसे कॉमननेस फील होगी, कैसे बिलोंगिंगनेस फील होगी। तो लोग जो वो चाहते थे कि वी वॉन्ट नेशन स्टेट, है ना। अब फॉर दिस मिडल मैन, जो मिडल मैन कौन से थे, बेसिकली जो एजुकेटेड क्लास थी, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा चाहते थे कि हमें नेशन स्टेट चाहिए, नहीं तो वर्कर्स को कुछ भी वर्कर्स को यानी कि पीजेंट्स को इतना ज़्यादा वो नहीं था कि हमें नेशन स्टेट चाहिए। अरिस्टोक्रेसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मिडिल मैन जो एजुकेटेड वन थे वो ज़्यादातर चाहते थे कि नेशन स्टेट बने, ठीक है। तो मिडिल मैन यानी कि जो एजुकेटेड लोग थे, उनकी 2 विचारधाराएँ थी। उस विचारधारा का क्या नाम है, एक तो नेशन यूनिटी और दूसरा था लिबरल नेशनलिज्म।
नेशन यूनिटी क्या थी कि हमारी जो स्टेट है वो नेशन स्टेट किस हिसाब से होनी चाहिए, कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेड और टेरिटरी के हिसाब से। और जिनकी विचारधारा नेशनल लिबरलिज्म की थी वो क्या चाहते थे कि यूरोप को फ्री होना चाहिए, लोग जो है अपने गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट कर सके, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, या फिर मोनार्की आए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आनी चाहिए, और ट्रेड बैरियर को रिमूव करना चाहिए। तो दोनों बातें सही थी बेसिकली। तो ये दो आइडियोलॉजी थी एजुकेटेड लोगों की कि ऐसा ऐसा नेशन स्टेट बनना चाहिए इन बेसिस के हिसाब से। तो जब जैसे नेपोलियन रूल में था तब उन्होंने ट्रेड बैरियर्स लगाए थे, ठीक है, ताकि जो नेपोलियन है वो ज़्यादा कमा सके और अपना ज़्यादा खजाने इकट्ठा कर सके, और कुछ कुछ जो है वो उसने इम्प्रूव भी कर दिए थे। लेकिन नेपोलियन के प्राग ने हरा दिया था, तो प्राग के हराने के बाद भी ट्रेड बैरियर्स कुछ हद तक फॉलो हो रहे थे। जैसे 11 कस्टम ड्यूटी थी 5% की। मान लो अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली टू यूपी जाना है तो 5% की कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। ट्रेडर्स को लॉस हो रहा था। अब जैसे हर स्टेट में क्या होता है, जैसे अब इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, तो हर स्टेट में अलग अलग करेंसीज यूज़ होती हैं। अब जैसे यहाँ पर तो पूरे इंडिया में ही इंडियन रुपी यूज़ होता है, बट यहाँ पर तो यूरोप में हर स्टेट में जाते ही करेंसी चेंज हो रही है, उनकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो वो लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वो लॉस हो रहा है। ओके, अब नेपोलियन ने ट्रेड बैरियर्स ज़्यादा पावर और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लॉन्च किए थे, बट लोगों को लगा कि जब नेपोलियन है ही नहीं अब फिलहाल रूल में तो ट्रेड बैरियर्स क्यों फॉलो करें, है ना। तो इस वजह से नेशनलिज्म का आइडिया फिर से ज़्यादा एनरिच हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। अब 1834 में क्या हुआ, जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर एक कस्टम यूनियन ओपन हो जाता है जिसका नाम क्या है, ज़ोल्वेरीन, है ना। अब ये दो रिफॉर्म लेके आया, दो बेटर डिसीजन लेके आया। एक तो ट्रेड बैरियर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी कि कस्टम ड्यूटीज़ के ऊपर रिफॉर्म लेके आने थे, और दूसरा जो एक अच्छी मेजरमेंट यूनिट नहीं थी उसके लिए एक अच्छी मेजरमेंट लेके आनी है, और 30 करेंसीज से घट के 2 करेंसीज हो गई थी, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 2। अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 3, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। 1830 से लेकर 1848 में क्या हुआ, है ना। बहुत सारे रेवोल्यूशंस यहाँ पर हुए थे। पहले मोनार्की थी यूरोप में, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने की वजह से डेमोक्रेसी आ गई, फिर नेपोलियन ने फिर से मोनार्की लेके आई, ठीक है। अब जो है फाइनली क्या आ गई थी, नेपोलियन के बाद जब नेपोलियन को प्राग ने हरा दिए थे तब क्या हो गया, मोनार्की जो है वो रिस्टोर हो गई। अब कौन रूल करने लग गया था, बोरबोन डायनेस्टी का जो किंग है वो रूल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें पढ़ना है कंजर्वेटिज्म। नाउ कंजर्वेटिज्म क्या था, जो ऐसे लोग होते थे जो पुरानी वैल्यूज़ को मानते थे, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, और कोई भी समाज में चेंज आता था, कोई भी न्यू इन्वेंशन होती थी, इनोवेशन होती थी, वो उसके अपोजिशन में ही रहते थे। उन लोगों को जो कंजर्वेटिज्म चाहते थे उन्हें कंजर्वेटिस्ट कहा जाता था। जैसे कि जो चर्च में पॉप्स होते हैं वो पावर में थे और वो चाहते थे कि हम ही पावर में रहें, कोई और ना आए। और जैसे ये रूल था या हायरार्की थी कि किंग के बाद सन को मिलेगा जो पद है या पोस्ट है, उसके बाद उसके सन को मिलेगा पोस्ट, इस तरीके से। तो 1815 में जब नेपोलियन को हरा दिया गया था प्राग के द्वारा, तो यूरोपियन गवर्नमेंट जो था उन्होंने कंजर्वेटिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। क्यों, अब ऐसा क्यों हुआ, तो नेपोलियन जो था वो ज़्यादा मॉडर्न बन रहे थे, है ना, मॉडर्न डिसीजन ले रहे थे, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे थे। तो मॉडर्निज्म जो था वो ज़्यादा देर चला नहीं, तो लोगों को भी ये लगा, यूरोप के लोगों को बेसिकली, कि इसलिए कंजर्वेटिज्म ही बेस्ट है, पुराने हिसाब से चलते रहो, ठीक है। तो कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि पहले जैसी मोनार्की आ जाए और कंजर्वेटिज्म फॉलो, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि नेपोलियन की भी तो पॉलिसी अच्छी थी और उसने यूरोप के सिस्टम को काफ़ी स्मूथ बना दिया था। तो जिसकी ये थिंकिंग थी उन्हें हम कहते हैं रेवोल्यूशनरीज, और वही चाहते थे कि मोनार्की ज़्यादा दोबारा ना आए। और हम क्योंकि नेपोलियन ने सेंसरशिप लगा दी थी तो उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना स्टार्ट कर दी, कि इन्होंने रेवोल्यूशनरी से, कि हम सीक्रेटली काम करते रहेंगे और मोनार्की को दोबारा नहीं आने देंगे देश में। तो कंजर्वेटिव्स तो ये चाहते थे कि मोनार्की आ जाए, लेकिन रेवोल्यूशनरी जो थे वो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे कि हम तुम्हें मोनार्की लाने नहीं देंगे, ठीक है। और क्योंकि सेंसरशिप थी इसलिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। तो अब दो इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी जिनकी न्यू हिसाब से सोच थी कि मोनार्की नहीं आनी चाहिए, उनका नाम देखते हैं। पहले थे गुज़ेप्पे मज़ीनी
ठीक है। इनको पहले जेल हो चुकी थी क्योंकि ये देश के लिए लड़ते थे। ओके, इन्होंने एक इटालियन रेवोल्यूशनरी बनाई थी और ये सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे कार्बोनी एरिया में। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, पहली का नाम था यंग यूरोप बैरने और यंग इटली मर्सलीज। ठीक है। थिंकिंग, उनकी ये थिंकिंग थी कि कोई भी इंसान को किसी के ऊपर रूल नहीं करना चाहिए मोनार्की की तरह। नोबडी शुड रूल अदर पीपल, किसी भी इंसान को दूसरे लोगों पे अपना राजपाट नहीं लगाना चाहिए मोनार्की की तरह। ठीक है। नेक्स्ट इज द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, उसमें देखो द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन का आइडिया किसने दिया? मिडिल मैन ने, जो एजुकेटेड क्लास थी, और वो ये नहीं चाहते थे कि यूरोप में दोबारा से मोनार्की आए, दोबारा कंजर्वेटिज्म आए, और सोसाइटी को डेवलप कराना चाहते थे। ठीक है। अब 2 इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन होते हैं। सबसे पहला है जुलाई रेवोल्यूशन, जो कि हुआ था फ्रांस में, वो भी जुलाई 1830 में। इसमें क्या होता है, जैसे फ्रांस में से ही नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो आया था। ठीक है। तो फ्रांस जो है वो एक पॉलिटिकल हब बन चुका था और रेवोल्यूशन का आइडिया जो है वो फ्रांस में से ही पूरे यूरोप में फैल गया था। तो फ्रांस जो है इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल हब बन चुका था। तो नेपोलियन को जब पराग ने हरा दिया था 1815 में, तो मोनार्की दोबारा से रिस्टोर हो गई थी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है ना। और बोर्बन डायनेस्टी का जो किंग है वो रूल करने लगे था। लेकिन जो एजुकेटेड मिडलमैन थे, जो एजुकेटेड थे और जिनकी लिबरल नेशनलिस्ट वाली थिंकिंग थी, वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे देश में दोबारा से मोनार्की आए, मोनार्की रिस्टोर आए, कंजर्वेटिज्म आए, क्योंकि वो देश की डेवलपमेंट होने नहीं देंगे। सो दे वांट कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है और या फिर डेमोक्रेसी सेटअप हो। ये तो मोनार्की है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले या डेमोक्रेसी हो। तो नाउ दे सेट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब उन्होंने सेट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसमें रूल तो किंग ही करेगा लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, और परफॉर्मेंस जो है वो लोग ऑब्जर्व करें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल भी रहा है या नहीं। तो अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दोबारा से रिस्टोर हो गई थी, उसके लीडर का नाम आया क्या? लुइस। उसके लीडर कौन बने? लुइस फिलिप। इतनी बात समझ में आई? ओके। अब ब्रुसेल्स के बारे में बात करते हैं। ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है। ठीक है। और ये बेल्जियम कहाँ है? पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड में। ठीक है। वहीं पर जुलाई रेवोल्यूशन जो है वो हुआ था। वहाँ पर भी जैसे पहले फ्रांस में हुआ था, वहाँ पे भी जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था, जिससे कि मोनार्की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल गई थी। यहाँ के लोग भी फ्रीडम चाहते थे, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, इसलिए उन्होंने स्ट्रगल किया। अब हम बात करेंगे दूसरे रेवोल्यूशन के बारे में, जो कि था ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसको हम ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ये भी एग्जाम्पल था एजुकेटेड क्लास का, जो कि यूरोप को डेवलप करना चाहते थे। तो बात है 15th सेंचुरी की, जब ग्रीस जो था वो किसके अंडर रूल था? कौन उसके ऊपर रूल कर रहा था? ओटोमन एम्पायर। और जो लोग थे ग्रीस के, उन्हें भी फ्रीडम चाहिए थी, तो उन्होंने 1821 में स्ट्रगल करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो अकेले ओटोमन एम्पायर से लड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने वेस्टर्न यूरोपियन पावर से हेल्प मांगी थी, साथ में पोइट्स ने भी उनका साथ दिया था। और फाइनली 1821 में जो उन्होंने स्ट्रगल किया था, तो 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन की गई थी, और जो ग्रीस था उसको एक एज अ इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया था। अब इस रेवोल्यूशन की वजह से लिबरल्स को, यानी कि एजुकेटेड क्लास को ये समझ में आया कि वेपन ही सब कुछ नहीं होता, मतलब हथियार ही सब कुछ नहीं होते। आर्टिस्ट, पोइट्स, डांसर, म्यूजिशियन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। फीलिंग्स जो होती है उनको प्रिंट करके वो लोगों तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि मान लो अब हमारे सामने वंदे मातरम, जनगण मन बजता है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म की भावना हमारे में भी आती है, यूनाइटेड की भावना जो है वो हमारे में भी आती है। तो फीलिंग्स, आर्टिस्ट, म्यूज़िक, डांसिंग, सब का जो है बहुत प्रभाव पड़ता है। अगला हमें पढ़ना है रोमांटिसिज्म। ये क्या होता है? ये 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी में आ गया था। ये ऐसा मोमेंट था जिसकी वजह से नेशनलिज्म की जो भावना है वो लोगों के दिल में बस गई थी, ट्रेडिशनल, कल्चर और रिलीजन के रिगार्डिंग। ठीक है। इसमें पोइट्स का बहुत बड़ा रोल था। जैसे फेमस पोइट थे लॉर्ड पायरल। इन्होंने कंट्री की शान के बारे में, ग्लोरी के बारे में लिखे थे बहुत सारे पोएम्स वगैरह, और ये कहते थे कि साइंस और डेवलपमेंट ओके है, लेकिन इसकी वजह से हमारे टुगेदरनेस पर या फिर यूनाइटेडनेस पर कोई भी असर नहीं आना चाहिए। फेरी टेल्स आई थी, पोएम्स की वजह से लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी कि यूनाइटेड रहने की जो फीलिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई थी।
दूसरे हैं जॉन गॉटफ्राइड, ये एक जर्मन फिलोसोफर हैं। इन्होंने भी बहुत सारी फोक टेल्स, डांस, सॉन्ग की हेल्प से लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग को डेवलप किया। वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों को यूनाइटेड फील कराने में। अब बात आती है लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा लास्ट लेसन वाले चैप्टर में कि कैसे लैंग्वेज इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है एक नेशन के लिए। तो पोलैंड का जो है वो पार्टीशन हो गया था एंड 18th सेंचुरी में ग्रेट पावर रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन के थ्रू, ठीक है, पोलैंड के पार्टीशन हो गए थे। पोलैंड जो है अब एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रहा और रशिया जो है वो उसके ऊपर राज करना शुरू कर दिया था रशिया ने पोलैंड पर पोलैंड से पोलिश लैंग्वेज को भगा दिया था कि अब तुम लोग पोलिश लैंग्वेज नहीं बोलोगे और जो स्टूडेंट है पोलैंड के वो सिर्फ रशियन लैंग्वेज ही बोलेंगे। बट पोलैंड के लोगों ने रशिया की बात नहीं मानी और वो ये रेजिस्टेंस शो कर रहे थे, अपोजिशन शो कर रहे थे रशियन लैंग्वेज को लेके। तो उन्होंने गैदरिंग में भी पोलिश लैंग्वेज को ही बोला, सज़ा मिलती थी उनको, सर्बिया जैसी ठंडी ठंडी जगह पर भेज दिया जाता था, जेल उन्हें कर दी जाती थी। लास्ट में रशियंस को भी पीछे हटना पड़ा था क्योंकि लोग जो है पोलैंड में पोलैंड की लैंग्वेज को भी बहुत प्यार करते थे। वो मतलब अगर आप अपनी लैंग्वेज को प्यार देते हो ना तो कोई आपको बंदी या फिर स्लेव नहीं बना सकता, ठीक है। नाउ बात करते हैं 1830 की। यूरोप के लिए वो बहुत इकोनॉमिक बैड ईयर था, मतलब पैसे के मामले में। अब यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, डिमांड भी बढ़ी है अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन साधन कम थे, रिसोर्सेज कम थे। अब उन्होंने सोचा वहाँ के लोगों ने कि चलो गाँव के एरिया में चलते हैं, वहाँ कम से कम हमें रिसोर्सेज तो मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो सिचुएशन वैसे भी बहुत बेकार हो रही है गांव के एरिया में भी, और सिटीज़ में भी स्लम्स बनने लग गए थे, ठीक है। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे छोटे मोटे, उन्हें बड़े इंग्लैंड जैसी कंट्रीज़ के, इंग्लैंड जैसे, अब उन्हें इंग्लैंड के प्रोडक्ट से टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता था। एरिस्टोक्रेसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, अमीर लोगों को, वो तो हमेशा एंजॉय करते थे। यूरोप में सोशल अनरेस्ट होने लग गया। 1848 में पेरिस के लोग जो है सड़क पर आ गए कि ये हो क्या रहा है। लुइस फिलिप को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लीडर थे, कि आपसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। जो नेशनल असेंबली थी, उन्होंने एक रिपब्लिक बनाई जिससे लोगों को राइट टू वोट मिला, कि मतलब जो 21 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें राइट टू वोट मिल गया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट मिल गया और राइट टू वर्क मिला, ठीक है। बात करेंगे रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848 की। अब लिबरल्स कौन थे? जो मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल थे। उन्होंने रिवोल्यूशन किस लिए किया था? ताकि नेशन स्टेट बन जाए, पार्लियामेंट बन जाए और फ्रीडम मिले, ठीक है। फाइनली एक पार्टी बनती है, ऑल जर्मन नेशनल पार्टी, ठीक है। वो बनी थी 18 में 1948 में फ्रैंकफर्ट सिटी में। 831 मेंबर इलेक्ट हुए थे। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था। मिडलमैन आए थे, उन्होंने इस पार्टी को वोट किया था। 831 मेंबर्स जो थे, जो इलेक्ट हुए थे, वो भी मिडलमैन ही थे, जो एजुकेटेड थे, ठीक है। उन्होंने बाद में उनको घमंड आ गया, वो सुप्रीमेसी एंजॉय करने लग गए, ग्रीडीनेस आ गई। और जिन मिडलमैन ने उन्हें इलेक्ट किया था, ये भी मिडलमैन थे, और जिन्होंने उनको इलेक्ट किया था वो भी मिडलमैन थे। उन्होंने मिडलमैन को पावर में आने के बाद इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। लोग सैड हो गए। फिर उसके बाद आर्मी आती है और इस पार्टी को डिस्ट्रॉय करके चली जाती है। अब ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना था, ठीक है, अब ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना था, इसका क्या हुआ? तो जब आर्मी ने ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो किंग ऑफ प्रूशिया को जो ताज है वो पहनाया जाने लग गया था। तो किंग ऑफ प्रूशिया ने मना कर दिया था। क्यों? कि अब मैं क्राउन नहीं पहनूंगा, क्योंकि वो ये चाहते थे कि मैं ही, अगर तुम मुझे क्राउन पहना रहे हो तो मैं अपने हिसाब से रूल करूंगा। लेकिन क्योंकि मिलिट्री क्राउन पहना रही थी, तो एक्चुअल में ऐसा ना था कि जैसा मिलिट्री कहेगी, एरिस्टोक्रेसी कहेगी और अपोजिशन पार्टी कहेगी, तो जो वैसे ही डिसीजन लेने पड़ेगा। बट प्रूशिया के किंग ने कहा कि नहीं, अगर तुम मुझे क्राउन पहना रहे हो तो मैं अपने हिसाब से चलूँगा, ठीक है। और बट उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें मोनार्की चाहिए थी, मतलब जैसे मैं एज अ किंग रूल करूँगा तो मैं ही करूँगा, ठीक है। डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए थी। बाद में सोचते हैं कि मिलिट्री ही सब ठीक करती है। कंजर्वेटर सोचते हैं कि मिडलमैन हमसे फाइट नहीं कर सकते, वो तो कमज़ोर हैं, और लोग भी अब कंजर्वेटिज्म के साथ है, कंजर्वेटिव्स के साथ हैं। वुमेन कहती है कि हमें वोट नहीं देने देते, ना कोई पॉलिटिक्स में हमारी इन्वॉल्वमेंट होने देते, प्रॉपर्टी में भी हमें राइट नहीं देते, फ्रीडम, उन्होंने फ्रीडम के ऊपर बोलना स्टार्ट कर दिया। तो अब उन्हें भी अलाउ हो गया कि पार्लियामेंट की गैलरी में आके तुम देख सकती हो कि क्या क्या हो रहा है, और पार्टिसिपेट नहीं कर सकती।
तो अब क्या सीखने को मिला, लिबरल्स को ये सीखने को मिला कि मोनार्क हमें रूल नहीं करने देगा, और मोनार्क को ये लगा कि हमें लोगों को खुश करना होगा और हमारा ही रूल यूरोप में चलता रहेगा। ठीक है, तो मोनार्की ने क्या क्या चेंजेस किए ताकि लोग खुश रहे? सर्फडम यानी कि बंधुआ मजदूरी को हटा दिया था। नाउ टॉपिक नंबर 4, अब जर्मनी एंड इटली कैसे बने, कैसे वो इंडिपेंडेंट हुए। ठीक है, अब जैसे लिबरल्स हमेशा से ये चाहते थे कि एक नेशन स्टेट बने, और वो मोनार्की की वजह से बार बार हार गए थे, मोनार्क और मिलिट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी वहाँ पे। फिर उसके बाद एक लीडिंग पावर थी प्रूशिया, वो आई यूनिफिकेशन के प्रोसेस के लिए, एंड उसकी वजह से ही जो जर्मनी है वो यूनिफाइड हो जाता है। कैसे जर्मनी यूनिफाइड हो जाता है, इसकी भी एक अच्छी स्टोरी है। जो प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर थे ओटो वन बिस्मार्क, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री की वजह से जर्मनी को यूनिफाइड कराया था। उनका मेन एम क्या था कि जर्मनी को मैं एज अ नेशन स्टेट बनाऊं, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाऊं, यूनिफाइड बनाऊं। और 7 सालों के अंदर प्रूशिया ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस के साथ लड़ाइयाँ करी, जिसकी वजह से प्रूशिया जो है जीत जाता है। और प्रूशिया के जीतने के बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली 1871 में जो प्रूशिया के किंग है विलियम वन, उनको जर्मनी का एम्परर घोषित कर दिया था, और सेरेमनी जो थी वो वर्सलीज में हुई। तो फाइनली जर्मनी का तो काम हुआ। उसके बाद जो इटली है वो भी एज अ नेशन स्टेट या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था। कैसे? अब इटली के अंदर 7 स्टेट्स थी। ठीक है, 7 स्टेट में इटली डिवाइडेड था। बहुत ब्यूटीफुल स्टेट्स थी वो। एक स्टेट ऐसी थी जहाँ पर इटालियन रूल करते थे, इटालियन का जो राजा था वो रूल करता था 7 स्टेट में से। ठीक है, नॉर्थ इटली को ऑस्ट्रेलियन रूलर रूल करते थे, और मिडल इटली को पॉप जो है वो रूल करते थे। साउथ इटली को बर्मन किंग ऑफ स्पेन रूल करते थे। तो जो गिज़ेप्पे मज़ीनी थे, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी यंग इटली के नाम की। ठीक है, लेकिन वो इटली को यूनाइटेड करने में फेल हो गई थी। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इटली को यूनिफाई करने की किसके ऊपर आ जाती है? इटालियन रूलर के ऊपर, जो सिर्फ एक स्टेट को रूल कर रहे थे, और उनका नाम क्या था? किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड। और वो किस स्टेट को रूल करते थे? इटली की सर्डिनिया को। ठीक है, तो ही कैन यूनिफाई इटली बाय वॉर। उन्होंने कोई भी पीस ट्रीटी को साइन नहीं करा था, तो वो इटली को यूनिफाई कर सकते थे वॉर से। तो उन्होंने उनकी हेल्प चीफ मिनिस्टर कैवोर ने। तो एक चीफ मिनिस्टर थे कैवोर ने अपनी डिप्लोमेसी की वजह से और अपनी गुड रिलेशन थे उनके फ्रांस के साथ, उनकी वजह से उन्होंने इटली के रूलर की हेल्प करी थी। ठीक है, तो अब जैसे कैवोर की डिप्लोमेसी भी अच्छी थी, फ्रांस की आर्मी के साथ रिलेशन भी अच्छे थे, तो उन्होंने नॉर्थ इटली को जो रूल करते थे ऑस्ट्रेलियन रूलर, उसको डिफीट कर दिया था। तो 1860 में इटली जो है 2 लोगों के साथ मिल जाता है। एक तो किंग ऑफ टूसिलीस, इनको गिज़ेप्पे गैरिबल्डी लीड कर रहे थे, और दूसरा है, एक तो किंग ऑफ टूसिलीस और एक दूसरा है गिज़ेप्पे गैरिबल्डी, जिन्होंने स्पेनिश रूलर को डिफीट किया था, और वो जो थे वो साउथ इटली के रूल कर रहे थे, जो स्पेनिश रूलर थे। ठीक है, फिर 1861 में जो किंग ऑफ इमैनुअल II है, उन्हें इटली का राजा घोषित किया गया, और इटली जो है वो यूनिफाइड हो गया। तो इसका मतलब आपको समझ में आया? ये देखो, जो इटालियन रूलर थे, जो इटली की एक स्टेट सर्डिनिया को रूल कर रहे थे, उनका नाम क्या था? किंग विक्टर इमैनुअल II। ठीक है, वो उन्होंने कैवोर की हेल्प ली, चीफ मिनिस्टर कैवोर की हेल्प ली। कैवोर की डिप्लोमेसी अच्छी थी और फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशन थे, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन रूलर जो कि नॉर्थ इटली को रूल करते थे, उनको हरा दिया। ठीक है, उसके बाद किंग इमैनुअल II उसके बाद इटली जो है 2 लोगों के साथ और मिला, गिज़ेप्पे गैरिबल्डी और किंग ऑफ टूसिलीस। उसके बाद उन्होंने साउथ इटली के रूलर स्पेनिश को हरा दिया। नॉर्थ इटली भी अपनी, साउथ इटली भी अपनी, और एक जो स्टेट थी जो इटालियन रूलर की थी वो तो थी। अब उसके बाद किंग ऑफ इमैनुअल II को इटली का राजा घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। ठीक है, ब्रिटेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, एक इंग्लिश में जो कि इंग्लैंड के लोग थे, एक वेल्स में, और एक स्कॉटिश और आयरिश में। ठीक है, तो 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन जो था वो नेशन स्टेट नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, तो वो एक नेशन स्टेट नहीं था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से इंग्लैंड के जो लोग थे वो ग्रो करना स्टार्ट कर गए, पार्लियामेंट में भी, है ना, उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया, और जो स्कॉटलैंड के लोग थे वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, है ना। उसके बाद एक एक्ट ऑफ यूनियन बन जाता है 1707 का, जिसकी वजह से इंग्लैंड के लोग और स्कॉटलैंड के लोग साथ में बन जाते हैं और साथ में मिल
मिल जाता है और बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन। अब बच गया सिर्फ आयरलैंड, ठीक है, अब बच गया क्या, आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड में 2 टाइप के लोग थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक्स जो थे वो हमेशा से रिलीजन एंड प्योरिटी पे बिलीव रखा करते एंड प्रोटेस्टेंट साइंस एंड डेवलपमेंट पे बिलीव किया करते थे। तो फिर कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स में दोनों में बहुत ज़्यादा अपोजिशन था, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते थे, चिढ़ते थे। अब जो ग्रेट ब्रिटेन था यानी कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के लोग, उनकी एक पॉलिसी थी कि मोटो ऑफ रूल एंड डिवाइड, की लोगों को अलग कर दो और फिर उसके ऊपर कब्जा करो। दे थिंक, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम प्रोटेस्टेंट का अगर हमने साथ दिया साइंस एंड डेवलपमेंट वालों का, तो कैथोलिक्स का डिफीट कर देंगे और हम प्रोटेस्टेंट पर कब्जा कर लेंगे। और हुआ भी यही, उन्होंने कैथोलिक्स का जो उन्होंने प्रोटेस्टेंट पर क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्टेंट का साथ दिया, प्रोटेस्टेंट ने कैथोलिक्स को हराया और उसके बाद वो खुद भी प्रोटेस्टेंट पे कब्जा करने लग गए थे। आयरलैंड पर भी ब्रिटेन के लोगों ने रूल करना स्टार्ट कर दिया। नाउ द टॉपिक 5 इज विजुअलाइजिंग द नेशन। जैसे इंडिया जो था, इंडिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं भारत माता से, ऐसे ही फ्रांस में भी और जर्मनी में भी एक फीमेल फिगर है जिनका नाम क्या है, फ्रांस वाली का फ्रांस की फीमेल फिगर का नाम है मैरियन एंड जर्मनी की फीमेल फिगर का नाम क्या है, जर्मेनिया। ये नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। रेड कैप शो करती है लिबर्टी को और ब्रोकन चेन जो रिप्रेजेंट करती है वो क्या होती है, फ्रीडम को, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म मतलब देश के लिए प्रेम की भावना और इम्पीरियलिज्म मतलब कोई स्ट्रॉन्ग सा देश दूसरी कमज़ोर देश पर रूल करने लग जाता है। तो लेट 19th सेंचुरी में जैसे टॉपिक्स हैं वॉर, रूल, ये रिमूव हो गए थे, ठीक है। अब आती है बाल्कन की बारी। बाल्कन जो था एक बहुत बड़ा रीजन था, इसके अंदर बहुत सारे कल्चर और ट्रेडिशन मिक्सअप हुए थे, जैसे बल्गेरिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, रोमानिया, सब के लोग बाल्कन में ही रहते थे। इस एरिया को यूरोपियन पावर जो है वो कब्जा करना चाहती थी। बाल्कन के लोगों को स्लेव्स कहा जाता था और ये एरिया जो है वो ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था। स्लेव्स भी नेशन स्टेट चाहते थे, फ्रीडम और लिबर्टी चाहते थे। सारे स्टेट्स जो है बाल्कन के आपस में एक दूसरे से जलते थे और फाइट करना स्टार्ट कर देते थे। तो जैसे जो यूरोपियन पावर थी, रशिया, ऑस्ट्रिया, उन्होंने सोचा कि लड़ाई खत्म हो जाएगी तो हम इन पे रूल करेंगे बाल्कन के लोगों पे, ठीक है। तो बाल्कन के रीजन में बहुत ज़्यादा मैस हो गया और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की स्टार्टिंग जो है वो हो जाती है। तो जब नेशनलिज्म की भावना, देश प्रेम की भावना और इम्पीरियलिज्म की भावना जब भी आ जाती है, जैसे यूरोप में ही आ गई, अभी बाल्कन के एरिया में देखा, तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाता है। और इसी की वजह से यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ 1914 से 1918 तक, और इसमें फिर से एंटी इम्पीरियलिस्टिक मूवमेंट आया, तब जाके वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो ख़त्म हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं इसी PDF में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर एंड मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी आपको। मेक श्योर यू फॉलो ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स, Instagram एंड Telegram. So if you like the video and the explanation, then please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.